students, my name is Tushar Parekh and in today's lecture we are going to discuss some questions of qualitative analysis from Unacademy. So let us start. Our question number 1 is, a club has 256 members of whom 144 can play football, 123 can play tennis and 132 can play cricket. ओके तो इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन जब हमारे सामने आए तो हमारी पहली स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि हम जो भी इस क्वेश्चन की डेटाज है उन्हें एक रफ फॉर्म के अंदर लिखना चालू कर दें ताकि बार बार क्वेश्चन पढ़ने की नीड ना रहे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि 256 मेंबर जो है वो हमारे इस क्लब के अंदर है। सो हम पहले से मैंने इसके अंदर नोट कर रखा था कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है इस क्लब के, वो है 256। ओके तो उसके आगे हमें दे रखा है कि उसके अंदर 144 कैन प्ले फुटबॉल, 123 कैन प्ले टेनिस एंड 132 कैन प्ले क्रिकेट। सो मैं इन तीनों को अलग अलग से लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल फुटबॉल, टेनिस एंड देन क्रिकेट। ओके सर, मैंने तीनों चीजों को नोट डाउन कर दिया। सो हमें ये दे रखा है कि फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं? सर 144 लोग हैं। टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं? 123 एंड सर हमारे 132 लोग क्या खेल रहे हैं? सर क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत अच्छे से हमने ये चीज नोट डाउन कर दी। इसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। Moreover, 58 members can play both football and tennis, 25 can play both cricket and tennis, while 63 can play both football and cricket. So, फुटबॉल और टेनिस दोनों खेलने वाले कितने लोग हैं? सर फुटबॉल और टेनिस दोनों खेलने वाले लोग तो हमारे पास है फुटबॉल एंड टेनिस 58। ओके सर, यहाँ वाले के लोग कितने हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेल लेते हैं? सर टेनिस और क्रिकेट दोनों खेल लेते हैं, ऐसे 25 लोग हैं। ओके, और ऐसे लोग कितने हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल लेते हैं? तो क्रिकेट और फुटबॉल ऐसे खेलने वाले 63 लोग हैं। चलो ठीक है, तो इस पूरे डेटा को हमने एक रफ स्केच के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पूछा गया है इन एवरी मेंबर कैन प्ले एटलीस्ट वन गेम देन द नंबर ऑफ मेंबर्स हु कैन प्ले ओनली टेनिस। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि ये क्वेश्चन सेट थ्योरी से आया है। क्यों? क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन सेट थ्योरी में बनते हैं और सेट थ्योरी के इस टाइप के क्वेश्चन वेन डायग्राम के यूज से सॉल्व होते हैं। सो मैं आपके लिए वेन डायग्राम बनाता हूं। So let us draw the Venn diagrams of the problem. तो ये हमने कोई भी जनरल वेन डायग्राम बनाया। तो मैं आपको वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा पहले से बता देता हूं कि वेन डायग्राम क्या होता है। कि वेन डायग्राम कुछ जो भी हमारे पास स्टैटिकल डाटा है उसको हम एक इस तरीके से इस फॉर्म में शो करते हैं ताकि जिसके अंदर हम किसी भी दो एलिमेंट्स, किसी भी दो एंटिटीज का इंटरसेक्शन बता सके, उनमें ये बता सके कि ऐसे कितने लोग हैं जो सारे शेयर कर रहे हैं। जैसे हम इसी का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। जैसे let me consider this as the circle for football। तो ठीक है, फुटबॉल के लिए हमने मान लिया फुटबॉल यहाँ पे 144 लोग खेल रहे हैं। टेनिस कितने लोग खेल रहे हैं? टेनिस खेल रहे हैं हमारे पास 123 लोग। और हमारे क्रिकेट कितने खेल रहे हैं? 132 लोग। बहुत सिंपल। ठीक है, तो सर यहाँ पे जो लोग होंगे ना, सर ये जो सर्किल वाले लोग हैं ये सब तो फुटबॉल खेल रहे हैं, ये सर्किल वाले सब टेनिस खेल रहे हैं। पर सर ये वाला इलाका है ना, ये पूरा इलाका, सर ये फुटबॉल और टेनिस दोनों खेल रहे हैं। सर ये वाला जो पूरा इलाका है ना, ये फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं। ठीक है सर। सर एक इलाका ये भी है, ये इलाका फुटबॉल, टेनिस और क्रिकेट तीनों खेल रहा है। तो पर सर हमें इसकी वैल्यू तो शायद दे ही नहीं रखी। हमें ये नहीं दे रखा कि फुटबॉल, टेनिस और क्रिकेट तीनों खेलने वाले कितने लोग हैं। तो इस चीज को हम एक्स मान लेते हैं। लेट अस सपोज दिस वैल्यू विल बी एक्स। तुमने मान लिया, चलो ठीक है। अगर ये एक्स है और हमको ये दे रखा है कि टोटल फुटबॉल और टेनिस खेलने वाले लोग जो फुटबॉल और टेनिस दोनों खेलते हैं वो है 58। सर तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? सर ये तो 58 माइनस एक्स हो जाएगी ना, होगी नहीं होगी? फुटबॉल और टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं? फुटबॉल और टेनिस खेलने वाले 58 लोग हैं। तो यहाँ से हमने लिख दिया 58 माइनस एक्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं? क्रिकेट और फुटबॉल 63। तो ये वाला इलाका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 63 माइनस एक्स। बहुत आसानी से लिख दिया हमने। ठीक है, और ये वाला इलाका क्रिकेट और टेनिस वाले कितने लोग हैं? 25। यहाँ से 25, इसमें से एक्स काटा तो ये कितनी वैल्यू होगी? सर ये तो 25 माइनस एक्स आ गई। चलो यहाँ तक हमने वेन डायग्राम बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो हमें पूछा गया है द पर्सन हु कैन प्ले ओनली टेनिस। सर ओनली वाले इलाके वाला कौन सा है? ओनली इलाका ये है, ये पर्टिकुलर इलाका इस पेरिफेरी के अंदर वाला, क्योंकि ये तो दोनों होंगे, ये तीनों होंगे, ये दोनों होंगे, पर इस पेरिफेरी के अंदर जो होंगे ना वो एक सिंगल गेम खेलेंगे। जैसे ये सिंगल टेनिस, ये सिंगल फुटबॉल और ये सिंगल क्रिकेट। सो अज्यूम करते हैं
इसकी वैल्यू है कुछ p, इसकी वैल्यू है कुछ q और इसकी वैल्यू है कुछ r। ठीक है, चलो ठीक है सर, यहां तक हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया। अब हमारा हमको ये पता चल गया कि हमारा जो आंसर है वो तो p है। क्यों? क्योंकि p ओनली टेनिस वाले हैं। तो हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? अभी हम अभी p की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर इन टर्म्स ऑफ x। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। p की वैल्यू निकालने के हम क्या करेंगे, ये जो टोटल t है, जो टोटल जो बड़ा वाला सर्किल है, इसकी वैल्यू को हम नोट डाउन करेंगे। तो बड़े वाले सर्किल की टोटल वैल्यू है 123। ओके, 123 इक्वल्स टू 25 माइनस x प्लस 25 माइनस x प्लस x प्लस 58 माइनस x। x से x गया, 58 प्लस 25 कितना होता है, और जो भी होता है कितना होता है 58 प्लस 25, तो यहाँ पे हमारा उधर 23 और ये कितना हो गया, ये हो गया 83। तो 83 तो 123 माइनस 83 कितना होता है, 123 माइनस 83 इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू, यहाँ पे एक चीज ऐड नहीं की, यहाँ पे हमने p ऐड नहीं किया। क्यों? क्योंकि सर p भी तो इसमें है, p ही तो निकालना है हमको, तो यहाँ पे हमने p ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा माइनस x प्लस p, ये कितना हो गया 40 प्लस x इक्वल्स टू p। तो सर हमारे पास p की वैल्यू आ गई x के टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, हम q की वैल्यू निकालेंगे और r की वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो हम अब निकाल लेते हैं, हमारे पास p की वैल्यू, मतलब p की वैल्यू हम निकाल ली, q की वैल्यू और r की वैल्यू। सर q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सर q की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सर इस 132 को पूरा सॉल्व करके लिख देंगे। सो 132 इक्वल्स टू क्या, q प्लस दिस थिंग, व्हाट इज दिस थिंग, 63 माइनस x। ओके, q प्लस 63 माइनस x प्लस प्लस 25 माइनस x। क्या बात समझ में आई? तो क्या करेंगे अब, तो यहां से सर हम x से x काट दिया, 63 और 25 माइनस 132 के अंदर से माइनस कर दिया, हमारे पास कितना आ गया, ये वैल्यू क्या आएगी 63 प्लस 25 विच इज माइनस 132 विच इज इक्वल्स टू 44। और हमारे पास ये क्या आ गया 44 इक्वल्स टू q माइनस x। तो हमारे पास q की वैल्यू क्या आ गई 44 प्लस x। बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया, q की वैल्यू आ गई। चलो एक बार r की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद पूरा कर देते हैं इसको सॉल्व। r की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास r की वैल्यू है, r की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, टोटल 144 है, इसको हम लिख दिया 144 which is equals to 144 equals to r plus 63 minus x, r plus 63 minus x plus x, r plus 63 minus x plus x plus 58 minus x plus 58 minus x। ठीक है सर, तो हमको क्या करना है सर, x से हमने तो x काट दिया, उसके बाद हमारे पास क्या बचा 63 प्लस 58, 63 प्लस 58 कितना होता है 121। तो यहाँ से हमने क्या करा 144 माइनस 121 इक्वल्स टू व्हाट, r माइनस x विच इज इक्वल्स टू 23 इक्वल्स टू r माइनस x। तो r की वैल्यू कितनी आई 23 प्लस x, सॉर्टेड। r की वैल्यू आ गई। सर तो हमने p q r इतना क्यों सॉल्व किया, तो शायद मैं p और q सॉल्व करके भी शायद आपको आंसर बता देता, पर आपको थोड़ा एलिब्रेट और करना है मेरे को, कि हमको अभी तक जो वैल्यूज मिली, हमें ये पता तो ये चल गया कि हमारा आंसर 40 प्लस x है, पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक इनिशियल चीज दे रखी थी t इक्वल्स टू 256, इनिशियल मेंबर्स दे रखे थे इस ग्रुप के, वो 256 थे। इस वैल्यू का यूज करके, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, x की। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, अगर हम ये देखें कि ये वाला सर्कल प्लस ये प्लस ये प्लस ये, अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूं तो क्या टोटल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इन चारों को ऐड करके मैं टोटल के इक्वल कर दूं, टोटल क्या है 256, बहुत आसानी से हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे टोटल 256, यहाँ पे मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ 256 which is 256 equals to what, p की टोटल वैल्यू कितनी है 123, ये पूरे इलाके की। सर अब ये वाले इलाके की, ये वाला इलाके का है सिर्फ r की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, बिल्कुल निकाली थी, सिर्फ r की वैल्यू है 23 प्लस x, सिर्फ r की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली 23 प्लस x। सर सिर्फ r की वैल्यू निकाली, ये वाला वैल्यू कितनी है प्लस 63 माइनस x, बिल्कुल। सर ये वाली वैल्यू क्या है, सर ये वाली वैल्यू सिर्फ q की वैल्यू है, सिर्फ q की वैल्यू क्या हमने निकाली थी सर, ये सिर्फ q की वैल्यू, सिर्फ q मतलब मैं कहना चाहता हूँ जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं वो है q, ठीक है। तो हमने यहाँ पे q की वैल्यू निकाली, q की वैल्यू है 44 प्लस x प्लस 44 प्लस x। सर क्या यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी।
तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया 256, फिर हो गया 123 और 23 कितना होता है 146 प्लस 63 प्लस 44 विच इज इक्वल्स टू 253। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया 253 एंड यहाँ से x से x गया तो ये बचा सिंगल x। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है यहाँ से 3। ओके, x की वैल्यू अगर यहाँ से 3 आ रही है तो हमें पता है कि हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है शिफ्ट टेनिस मतलब p मतलब 40 plus x, so our answer is p equals to 40 plus x। so from this we have calculated x की वैल्यू है 3, so 40 plus 3 our answer is 43। क्या 43 ऑप्शन है? बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर बी is our answer। so let us move on to the question number 2। the question number 2 states that if a1 a2 a3 are in an arithmetic progression then we have to find the value of this expression। so basically this is the summation of a series। so before coming to that मैं अगर आपको सिंपल सी चीज बोलूं कि अगर कोई तीन टर्म a1 a2 a3 AP में है तो आपके मन में क्या रिलेशन आपके डिड्यूस होंगे। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आता है कि सर सबका कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगा। सो कॉमन डिफरेंस लाइक इसका a2 माइनस a1 इसका a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 which equals to something a4 minus a3 up to an minus 1। बिल्कुल नॉर्मल सी बात सबके पहले दिमाग में आती है कि सर अगर कोई तीन टर्म्स एपी में है तो सर ये वाली चीज जो है मतलब कोई एक सीरीज एपी में है तो हम ये वाली चीज डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि सर अगर हमें कोई एक टर्म पता है तो हम और हमें ये पता है कि स्टार्टिंग टर्म क्या है और हमें एन टर्म पता है तो हम उसके बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो सब निकाल सकते हैं। मतलब ये रिलेशन हमारे पास रहता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेसिकली मोटा मोटा हमारे दिमाग में इसी टाइप की चीजें आती है। ठीक है, तो जब हमारे पास ये सीरीज आई तो इस सीरीज को अगर इस टाइप की सीरीज जब भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको इस चीज को एनालाइज करना होगा कि यार ये कहना क्या चाहती है। सो पहले मैं सीरीज को आपके लिए नोट डाउन कर देता हूं। द सीरीज इज समथिंग लाइक रूट a1 प्लस रूट a2 1 अपॉन रूट a2 plus root a3 and which is going up till root an plus root an minus 1। परफेक्ट, यहां तक हमें ये आ गया। तो यहां देखने से मुझे लग रहा है कि यार शायद आपको तो ये रूट a1 प्लस रूट a2 दिख रहा है, पर मैं सोच रहा हूं कि यार अगर ये चीज a2 माइनस a1 जो है अगर मैं इसको a2 माइनस a1 ना देखकर मैं इसको कुछ ऐसा देखूं, कैसे a2 माइनस a1 को अगर मैं इस तरीके से देख लूं रूट a2 का होल स्क्वायर माइनस रूट a1 का होल स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं रूट a2 माइनस रूट a1 अपॉन रूट a2 प्लस रूट a1, और शायद चीजें बहुत आसान हो जाए। वही हमें करना होता है जब भी हमें कोई इस टाइप की सीरीज दिख रही होती है जहां पे मेजरली सभी चीज डिनोमिनेटर में होती है, तो हम ये चीज कोशिश करते हैं कि चीजें बेस से उठकर अपर आए या फिर डिनोमिनेटर से ऊपर उठकर न्यूमरेटर में आए। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम एक काम करते हैं, इसको पूरे को कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको किसी कॉमन डिफरेंस डी से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से भी डी से मल्टीप्लाई होगा, यहां भी डी से मल्टीप्लाई होगा, अब तो यहां तक भी डी से मल्टीप्लाई होगा। और उस डी को मैं हर एक के लिए अलग अलग लिख सकता हूं। कैसे? डी की वैल्यू तो सेम होगी, पर मैं क्या a1 a2 वाली टर्म के ऊपर a2 माइनस a1 डी लिख सकता हूं क्या इस वाली टर्म के ऊपर मैं a3 माइनस a2 डी लिख सकता हूं क्या? और जब मैं a3 माइनस a2 लिखूंगा तो मैं a3 माइनस a2 को a3 माइनस a2 ना लिख के इस तरीके से लिख दूंगा रूट a3 माइनस रूट a1 और ये रूट a3 प्लस रूट a1। तो क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो मैं a2 माइनस a1 को किस तरीके से लिखूं, तो यहां पे मैं a2 माइनस a1 को a2 माइनस a1 में लिख के रूट a2 माइनस रूट a1 और रूट a2 प्लस रूट a1 लिख दिया। ठीक है, नीचे मैंने लिख दिया रूट a1 प्लस रूट a2। बहुत आसान है ना? अब क्या होगा, हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म इस तरीके से कटती जाएगी। जो सेकंड टर्म हम लिखेंगे वो भी कुछ ऐसी होगी, रूट a3 माइनस रूट a2 और रूट a3 प्लस रूट a2, और नीचे क्या होगा रूट a3 प्लस रूट a2। ओके, यहां से ये कट गया। तो ये जो समेशन हमारे पास बनेगा, इस समेशन को आपको एक नए तरीके से लिखना सिखाता हूं, जो शायद प्रीफरेबल होता है जब हम किसी एन टर्म तक को लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो आसानी से कट जाते हैं। सो दिस समेशन को मैं एक नए तरीके से लिखता हूं। सो s इक्वल्स टू व्हाट? s इक्वल्स टू समथिंग
यहां से ये कटता जा रहा है, तो विच इज इक्वल्स टू रूट ए टू माइनस रूट ए वन प्लस यहां पर आगे क्या बनेगा, रूट ए थ्री माइनस रूट ए टू और आगे रूट ए फोर माइनस रूट ए थ्री विच इज गोइंग अप टिल रूट ए एन माइनस रूट ए एन माइनस वन। सो यहां पे मैंने इस तरीके से इसलिए लिखा है क्योंकि अब जब जिस तरीके से पैटर्न कटेगा ना, आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि लास्ट में बचेगा क्या क्या। सो यह कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये किसी को यहाँ कटेगा, यहाँ वाला कोई इसको काट देगा, तो जो हमारे पास एक्चुअली बचेंगे वो ये बचे, लो बचेंगे। तो समेशन जो हमारे पास आएगा वो समेशन आएगा एस, यहाँ पे डी मल्टीप्लाइड था पहले से, उसे ना भूले। सो एस इंटू डी इज इक्वल्स टू रूट ए एन माइनस रूट ए एन माइनस वन। पर सर जो हमारे पास समेशन है उसमें डी तो कोई टर्म ही नहीं है ऑप्शन में, तो हम डी को किस तरीके से लिखेंगे, हम डी को लिखेंगे यहां से, तो डी को लिख सकते हैं हम ए एन माइनस ए वन अपॉन एन माइनस वन विच इज इक्वल्स टू डी। यही वैल्यू डी की यहां पुट कर दीजिए। सो एस इंटू डी की वैल्यू यहां से हमने पुट कर दी विच इज ए एन माइनस ए वन अपॉन एन माइनस वन इज इक्वल्स टू रूट ए एन माइनस रूट ए एन माइनस वन। यहां पर फिर ए एन माइनस ए वन को ए एन माइनस ए वन ना पढ़ के रूट ए एन माइनस रूट ए वन और रूट ए एन प्लस रूट ए वन लिखकर, तो यहां से रूट ए एन माइनस रूट ए वन कट जाएगा और हमारे पास सीधा s की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू एन माइनस वन ऊपर चले जाएगा एन माइनस वन अपॉन रूट ए वन प्लस रूट ए एन। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। So let us move on to question number 3. So let us begin question number 3. So question number 3 states that if the population of a town is P in the beginning of a year and then it becomes 3 plus 2P in the beginning of next year, so if the population in beginning of 2019 is 1000, then the population in beginning of 2034 will be. So basically this is the pure form of qualitative analysis problem. इस प्रॉब्लम में हम बोल रहे हैं कि एक टाउन है जिसके अंदर पॉपुलेशन P है किसी एक ईयर के बिगनिंग में, और वो हर ईयर के साथ 3 प्लस 2P वैल्यू में बढ़ जाती है। जैसे इन्होंने फिर एग्जांपल भी दे रखा है कि जैसे 2019 की स्टार्टिंग में 1000 पॉपुलेशन थी किसी टाउन की। सो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि 2019 की स्टार्टिंग में किसी की पॉपुलेशन थी 1000 किसी एक टाउन की, ठीक है, और इन्होंने एक रेट दे रखी है कि हर साल जैसे हर साल के साथ इसकी जो पॉपुलेशन है वो 3 प्लस 2P से बढ़ जाती है। ओके, अगर इसकी पॉपुलेशन अभी P है तो सो लेट अस कंसीडर दिस पॉपुलेशन एज P, ठीक है सर। तो अगर ये P के साथ P है और 3 प्लस 2P के साथ बढ़ रही है तो हम आराम से बता सकते हैं कि 2020 पॉपुलेशन क्या होगी, 2 into 1000 प्लस 3 which is 2003। वेरी क्लियर। अच्छा 2021 में क्या होगी सर, 2021 के अंदर तो 2003 into 2 क्या होगा 4006 प्लस 3 क्या होगा 4009, ठीक है 4009 होगी। ऐसे ऐसे करते 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 जब 2034 आएगा तब ये जानना चाहते हैं कि पॉपुलेशन उस टाउन की क्या होगी। सो जो ये आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो मैं पहले आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनका कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं होता सॉल्व करने का। ये सब ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही है, इनके अंदर आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, आपको एनालिसिस करना है, आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूज करनी है, आपको ऑप्शंस को देखना है, आपको फिर उसके अंदर सोचना है। तो मैं आपको ये चीज करके बताता हूं, आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ देखूं तो पहले मैं ऑप्शंस को देखता हूं। चलो ऑप्शंस को देखने से पहले मैं आपको यहां पे कुछ स्टेट्स दिखाता हूं। क्या हमें हर एक चीज को हर एक वैल्यू को देख के लग रहा है कि यार ये वैल्यू जो है वो कुछ 1000 का मल्टीपल इंटू 2 की पावर कुछ है, मतलब यहां से तो आप ज्यादा अच्छे से नहीं देख पाओगे। जैसे ये यहाँ पे ये कुछ 1000 का मल्टीपल कुछ 1000, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली वो 1000 है 2000 है क्या 999 है, कुछ 1000 का मल्टीपल और उसके साथ में कुछ 2 का फैक्टर मल्टीप्लाइड है। यहां पे अगर मैं देखूं वही 1000 का मल्टीपल और कुछ 2 की पावर 2 है। यहां पे अगर मैं देखूं तो कुछ 1000 का मल्टीपल और 2 की पावर 0, एक्चुअली वो 1000 ही है इसीलिए। यहां तक मैं जब आगे जाऊंगा तब यहां पे भी कुछ 1000 का मल्टीपल और 2 की पावर क्या लिखूं n-1। क्यों? क्योंकि जब मैंने टर्म 1 देखी, टर्म 1 को जब मैंने देखा, टर्म 1 थी हमारी, ये टर्म 1 ये थी 2019। टर्म 1 जब थी, टर्म 1 के साथ यहां पे 2 की पावर आ रही थी 0। टर्म 2 के साथ 2 की पावर आ रही थी
1, टर्म 3 के साथ 2 की पावर आ रही थी 2, तो टर्म n के साथ जो 2 की पावर आएगी वो क्या आएगी 2 की पावर n माइनस 1। और कई लोगों को ये कंफ्यूजन भी रहता है कि 2034 ये कौन सी टर्म होगी, ये एक्चुअली 16 टर्म होगी, कई लोग इसको 15 टर्म बोल देते हैं, क्योंकि एक्चुअली अगर हमें कोई भी टर्म निकालनी होती तो फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म प्लस 1 करना होता है, कई लोग ये प्लस 1 नहीं करते, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ठीक है, हमने यहां से ये चीज सोच लिया कि जो हमारा फैक्टर होगा कुछ 1000 का मल्टीपल इंटू 2 की पावर n माइनस 1 होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम तभी रिलेट कर पाएंगे, हम एनी टाइम की वैल्यू तभी बता पाएंगे जब हम जनरल टर्म लिख पाएंगे, और जनरल टर्म हम ऑप्शन से सोचेंगे। चलो यहां तक तो हम आइडिया लगा पाए ना, अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस कैसे कैसे हैं? 1003 की पावर 15, इज दिस थिंग पॉसिबल? हो ही नहीं सकता, 1003 की पावर कैसे हो सकती है? हमें तो ये पता है कि कुछ 1000 का मल्टीपल और कुछ 2 की पावर है। 977 की पावर 15, नॉट पॉसिबल। 1003 की पावर 1003 इंटू 2 की पावर 15 माइनस 3 मे बी पॉसिबल। 977 इंटू 2 की पावर 14 प्लस 3 मे बी पॉसिबल। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को रेफरेंस मान के जनरल टर्म लिखनी होगी, ठीक है? तो जनरल टर्म पहले मैं मान लेता हूं ऑप्शन सी को एक रेफरेंस मान के जनरल टर्म लिखता हूं। अगर वो जनरल टर्म मेरे बाकी के वैल्यूज को मैच करवा पाती है तो वही मेरा आंसर होगा। चलो मैं लिख के देखता हूं। लेट माई जनरल टर्म बी टी जनरल, इसको मैं टी जनरल लिख दिया, और द जनरल टर्म इज 1003 इंटू जनरल टर्म के अंदर 2 की पावर क्या लिखेंगे n माइनस 1 माइनस 3। चलो ठीक है, मैंने जनरल टर्म लिख दी। इस जनरल टर्म के लिए मैं n की वैल्यूज देखता हूं, अगर ये वैल्यूज ही आती है तो मेरी जनरल टर्म ठीक है, ठीक है? तो मैं अगर इसके अंदर n की वैल्यू डाल देता हूं 1, चलो n की वैल्यू 1 डाल दी, n की वैल्यू 1 पे क्या होगा 1 1 0, 2 की पावर 0 1 और 1003 माइनस 3, तो हमारा आंसर आ गया टर्म 1000। क्या टर्म 1000 है? बिल्कुल टर्म 1000। क्या पता एक टर्म गलत आ जाए, टर्म 2 चेक करते हैं। n की वैल्यू 2 डालो, n की वैल्यू 2 डाली, n की वैल्यू 2 डालो, n की वैल्यू 2 डाली, तो यार 2 माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो 1003 इंटू 2 कितना होता है 2006 माइनस 3 कितना होता है 2003, तो टर्म 2 यहाँ पे आई 2003। क्या टर्म 2003 है? बिल्कुल सही है। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये ऑप्शन जो है हमारा, ये वाला ऑप्शन ये जनरल टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है। पर अभी कुछ लोग ये बोल देंगे कि सर आपने तो ये आपको पता था आंसर इसलिए आपने ये चूज करी, 977 चूज करो तब माने। ठीक है, 977 चूज करते हैं आपके लिए। 977 मैंने चूज करा, 977 चूज करा, तो 977 लेट माय जनरल टर्म बी टी जनरल 977 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3, लेट दिस बी माय जनरल टर्म। इस जनरल टर्म के अंदर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं। मैंने n की वैल्यू 1 पुट की तो ये 2 की पावर 0 हो गया, तो 977 प्लस 3 हो गया विच इज 980। क्या 980 T1 है? नहीं सर, 980 तो T1 नहीं है, 1000 है T1 तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन सी आंसर हो गया। तो इस टाइप के आंसर्स को, इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। हमें ऑप्शंस के थ्रू जाना होता है, हमें जो पैटर्न को ऑब्जर्व करना होता है, और इसी तरीके से हम जनरल टर्म को सोच सकते हैं और इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।